Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, NIT Polytechnic, welcomes you in this online session of C programming language for practical session. In previous video, we have learned evaluate scientific expressions using functions of header files in C. Today, we will learn about practical number 4, evaluate scientific problem using C. प्रैक्टिकल आउटकम्स. यह प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमें क्या समझ में आएगा? सो दीज आर द प्रैक्टिकल आउटकम्स. तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हम इंडक्टिव रेजिस्टेंस FL, ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसके साथ कैसे कैलकुलेट करें ये समझ में आएगा. जहां पाई, F और L ये गिवन डाटा है, मतलब इसकी वैल्यू हमें देना पड़ेगा और हमें कैलकुलेट करना होता है इंडक्टिव रेजिस्टेंस. ओके, तो ये इक्वेशन के थ्रू हमें ये FL यानी इंडक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालना है और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस FC इसका वैल्यू भी हमें निकालना है. ये दोनों के लिए जो अलग अलग फॉर्मूला दिया है, जैसे FL के लिए फॉर्मूला दिया है 2 इंटू पाई इंटू F इंटू L एंड FC के लिए 1 बाय वो जो इक्वेशन है वो 2 इंटू पाई इंटू F इंटू C. तो ये प्रोग्राम आउटकम्स मतलब ये दोनों कैलकुलेशंस हमें F की वैल्यू दी है, हमें L की वैल्यू दी है, हमें C की वैल्यू दी है और हमें पाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है, इट इज अ कांस्टेंट. और इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम साइंटिफिक प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ये हमें ये प्रैक्टिकल के थ्रू समझ में आएगा. और इसमें हमें ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का भी लॉजिक यूज करना है. राइट, प्रैक्टिकल स्किल्स. तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त हमारे जो स्किल्स डेवलप होंगे वो है एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट हम ड्रॉ कर पाएंगे, हम प्रोग्राम को अच्छी तरीके से लिख पाएंगे और उसको सेव कैसे करते हैं यह हमें पता चलेगा. फिर हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, उसको डिबग करते हमें करते आएगा, उसको एग्जीक्यूट करते आएगा और इसके लिए हमें इथिकल प्रैक्टिस को किस तरीके से फॉलो करना है यह भी पता चलेगा. तो ये प्रैक्टिकल स्किल्स इस प्रैक्टिकल के थ्रू डेवलप हो गए. आउटपुट किस तरीके से देखते हैं यह भी स्किल हमें इस प्रैक्टिकल के दौरान डेवलप होगा. कोर्स आउटकम्स. ये प्रैक्टिकल से हमारा कोर्स आउटकम 1 फुलफिल होता है, जिसमें है इंटरप्रेट द बेसिक कोड ऑफ C. मतलब ये प्रैक्टिकल के थ्रू हम बेसिक कोड ऑफ C मतलब C प्रोग्रामिंग किस तरीके से लिखते हैं, C प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है यह पता चलेगा. इस प्रैक्टिकल के थ्रू प्रोग्राम आउटकम्स हमारे 1 और 4 फुलफिल होते हैं. 1 मतलब हमें बेसिक नॉलेज मिलता है और 4 मतलब उसके ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है. फिर वो एक्चुअल कोडिंग हम लिखते हैं, मतलब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं और उसका जो आउटपुट आता है वो एक्चुअल आउटपुट के साथ टेस्ट करते हैं, इसलिए टेस्टिंग. तो ये 1 और 4 इस प्रैक्टिकल के साथ प्रोग्राम आउटकम फुलफिल होते हैं. नाउ इस प्रोग्राम के लिए हम प्री रिक्विजिट मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है. नाउ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. तो ये जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है, इवैल्यूएट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स यूजिंग C, इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है? टू सॉल्व वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम द इवैल्यूएशन ऑफ अ सिंपल फंक्शन टू सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस. तो नॉन लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस है. उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल रहता है, हम चेंज कर सकते हैं. सिस्टम लेवल ऑफ ऑपरेटर्स मेक इट इजियर, मतलब हमें यहाँ पे कौन से ऑपरेटर्स, कौन से टाइप के ऑपरेटर्स को यूज करना है ये भी हमें ये प्रैक्टिकल से ध्यान में आता है. सो दीज आर द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रैक्टिकल नंबर 4. नाउ लॉजिक फॉर दिस प्रोग्राम. ये प्रैक्टिकल के थ्रू हमें 2 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और उसके लिए हमें लॉजिक यूज करना है कि इसमें इक्वेशन तो हमें सॉल्व करना ही है, उसके साथ साथ ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का जो भी लॉजिक है वो हमें यूज करना है. तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है ये उसके पहले हम समझ लेते हैं. तो ग्लोबल वेरिएबल यानी जो हमारे फंक्शन, जो मेन फंक्शन है उसके आउटसाइड मतलब उसके बाहर जो हम डिक्लेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल. मतलब जैसे देखो ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा मेन फंक्शन है, इसके बाहर जो हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वो है हमारे
ग्लोबल वेरिएबल्स, यहाँ आई स्मॉल चाहिए। ओके, तो ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स, क्योंकि ये मेन के बाहर हम डिफाइन करते हैं। इट्स स्कोप इज थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब ये पूरे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस होंगे उन सबके लिए पूरे प्रोग्राम में वो इम्प्लीमेंट होंगे। देन दे आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज जीरो, इसकी इनिशियलाइज वैल्यू जो होती है ए की वैल्यू, ये जीरो ऑटोमेटिकली होंगी, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ स्पैन इज थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम, इसका लाइफ स्पैन क्या है कि ये इंटीजर ए इंटीजर बी, ये हम पूरे प्रोग्राम थ्रू आउट प्रोग्राम में इसका लाइफ स्पैन रहेगा। इसको ग्लोबली डिफाइन किया, मतलब ये आउटसाइड फंक्शन है, इसलिए वो पूरे प्रोग्राम पर उसका लाइफ स्पैन रहेगा। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन, मतलब मेन के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल्स। जनरली हम प्रोग्राम में मेन फंक्शन में यहाँ इंटीजर ए इंटीजर ए num1 इंटीजर num1 कॉमा num2 इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना, नंबर 1 नंबर 2, तो वो होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल कहाँ डिफाइन किए जाते हैं? मेन के अंदर करली ब्रैकेट के इमीडिएटली बाद, करली ब्रैकेट के इमीडिएटली बाद ऑफ फंक्शन मेन एंड बिफोर एनी फंक्शन स्टेटमेंट्स, लेकिन कोई दूसरा और फंक्शन इंप्लीमेंट करने के पहले, मतलब इमीडिएटली करली ब्रैकेट के बाद। इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, मतलब इसका स्कोप वो फंक्शन, मतलब जैसे मेन फंक्शन में अगर हमने डिफाइन किया तो मेन फंक्शन की जो बॉडी है वो खत्म होने तक की उसका इंपॉर्टेंस होता है, उसका लिमिटेशन होता है। लाइफ स्पैन इज विद इन द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, मतलब वो जहां डिक्लेयर किया है वो फंक्शन के अंदर ही उसका लाइफ स्पैन होता है। सो दीज आर द ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। तो ये लॉजिक हमें उसमें यूज करना है। सेकेंड लॉजिक हमें ये यूज करना है कि हमें इसमें ये जो इक्वेशन है FC और FL, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपेसिटिव इंडक्टेंस एंड इंडक्टिव इंडक्टेंस। ये हमें जो कैपेसिटिव और रिलेटिव इंडक्टेंस जो निकालना है, तो इसके लिए हमने इक्वेशन क्या दिया? FC और इक्वल टू 1/2 पाई इंटू F इंटू C। तो पाई क्या है? PI पाई है, पाई की वैल्यू हमने पढ़े है इसके पहले भी कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, और पाई इज इक्वल टू 3.1 पर ये फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, तो ये कॉन्स्ट वेरिएबल बोल के हम उसको डिफाइन करते हैं। देन यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है जिस तरीके से दिया है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय एफ और सी क्या है? यहाँ पे इनपुट वेरिएबल है, यहाँ L क्या है? इनपुट वेरिएबल है। आउटपुट वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे FC, ये आउटपुट वेरिएबल है, यहाँ FL, ये आउटपुट वेरिएबल है। यहाँ 1/2 है, इसलिए यहाँ पे हम कौन से डेटा टाइप यूज करेंगे? फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे। अगेन यहाँ वी हैव टू थिंक, यहाँ पे अगेन सोचो कि यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 है, मतलब उसके साथ हम कोई कितनी भी इंटीजर वैल्यूज देंगे तो वो वैल्यू इसमें आने के चांसेस है, फ्लोट में आने के चांसेस है, इसलिए ये दोनों के लिए हम सभी वैल्यूज जो है वो ये FC और FL वैल्यू फ्लोट में डिफाइन करेंगे। मतलब आउटपुट वेरिएबल के लिए हम डेटा टाइप कौन सा लेंगे? फ्लोट। ओके, तो ये दोनों साइंटिफिक इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम। नाउ जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो फिर से हमें एल्गोरिदम लिखना है, फ्लोचार्ट लिखना है। स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे हम, वेरिएबल को FL PI सभी वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, फिर उसकी वैल्यू रीड करी है। हमने FL और FC की वैल्यू रीड कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये आउटपुट वेरिएबल्स है, इसलिए यहाँ इसमें वैल्यू स्टोर होगी, जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेटेड वैल्यू इसमें रहेगी, इसलिए इसको डिक्लेयर नहीं कर, सॉरी इसको इसलिए रीड नहीं कर रहे, बट इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब इसके लिए मेमोरी हम अलोकेट कर, देन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको और उसकी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, फिर इसमें जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसको प्रिंट कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस एल्गोरिदम। फ्लोचार्ट हम उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ कोडिंग। अब कोडिंग की तरफ जाते हुए हमें ये ग्लोबल वेरिएबल के साथ ये प्रोग्राम डिफाइन करना है। ग्लोबल वेरिएबल हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसलिए सेम stdioh conio.h किया हमने। यहाँ कांस्टेंट इसकी पाई की वैल्यू फिक्स्ड है 3.14, इसलिए हमें ये पाई को कांस्टेंट बोल के डिफाइन किया। फिर वो कौन सी टाइप का डेटा टाइप है? ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है, इसलिए फ्लोट लिया, कांस्टेंट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। फिर हमने यहाँ पे जो इंटीजर वेरिएबल है वो F और L को इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन किया है, और FL यानी इसका कैलकुलेटिव वैल्यू जो है वो फ्लोट में आ रहा है, इसलिए फ्लोट डिफाइन किया, और ये हमने वॉइड मेन के पहले डिफाइन किया, इसलिए इसे बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। ओके,
ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल हो गए। अभी मेन फंक्शन एग्जीक्यूट किया हमने, CLR SCR दिया हमने, वैल्यू ऑफ f एंटर कर रहे हैं हम। वैल्यू ऑफ f क्या है, इंटीजर है, इसलिए यहाँ %d लिखा और %f से हमने उसकी वैल्यू को स्कैन किया। मतलब ये जो f वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, मेमोरी लोकेशन रिजर्व किया था, उसमें ये स्कैनफ के थ्रू हम वैल्यू वो एड्रेस पे जाके स्टोर हो रही है, f में जाके वैल्यू स्टोर हो रही है। प्रिंट f में अगेन l की वैल्यू पूछ रहे हैं हम, n की वैल्यू दे रहे हैं, उसकी वैल्यू %d इंटीजर वैल्यू है, इसलिए वो वैल्यू वहां स्टोर होगी। फिर इक्वेशन लिखा हमने, 2 × पाई × f × l कैलकुलेट किया, वो FL में वो आंसर कैलकुलेट हुआ, उसकी वैल्यू हमने प्रिंट की। जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने जैसे के वैसे वेरिएबल लिखा, वो सेम वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं हम। ये मैसेज हमने प्रिंट किया, मैसेज के साथ इक्वल टू लिया एंड देन %f लिखा। जब तक हम %f नहीं लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू नहीं आएंगी। वी हैव टू नोट द पॉइंट। वैल्यू हमने 2 और 3, f की वैल्यू 2 दी, 3 की वैल्यू l की वैल्यू 3 दी, तो हमारा इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 37.68 आ रहा है। सेम ऐसे ही हम कैपेसिटिव रेजिस्टेंस भी निकालेंगे, सेम इसी तरीके से सेम प्रोग्राम हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देखो। लेकिन एक डिफरेंस है, लॉजिक सेम है, हम वही यूज कर रहे हैं, बट हमने यहाँ थोड़ा प्रोग्राम को चेंज करके हम उसको यूज कर रहे हैं। लॉजिक वही रहेगा, सेम कांस्टेंट फ्लोट डिफाइन किया, इंटीजर FL, फ्लोट FC, यहाँ FC लेंगे, वहां FL था, ओके। यहाँ C की वैल्यू हमें देना है, यहाँ L की वैल्यू नहीं, यहाँ हमें C की वैल्यू देना है, तो यहाँ पे C डिफाइन करना चाहिए था, ओके। यहाँ पे C चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ करेक्शन है, यहाँ C चाहिए और यहाँ FC चाहिए, ओके। अभी हम वॉइड मेन किया हमने, CLR SCR स्क्रीन को क्लियर किया। उसके बाद हम ये प्रोग्राम में जो एंटर करते थे हम ये वैल्यू, f की वैल्यू और l की वैल्यू हम बाहर से कीबोर्ड से देते थे। अभी हमने क्या किया, ऑलरेडी उसकी वैल्यू फिक्स कर दी, मतलब हमारा आंसर एक ही आएगा, फिक्स आएगा, आंसर वेरी नहीं होगा। इसलिए हमने f की वैल्यू 2 डाल दी और c की वैल्यू 3 डाल दी। और अभी हमने ये जो है ये कमेंट स्टेटमेंट है, अगर हम ये डबल स्लैश में लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ये सिर्फ देखने के लिए रहते हैं, ओके। देन इक्वेशन लिखा, इक्वेशन में हमने वो वैल्यूज डाल दिए, FC में वैल्यू कैलकुलेट हुई, प्रिंट एफ किया, वैल्यू को प्रिंट किया। इस तरीके से उसका आउटपुट जो आ रहा है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस 2.2653। यहाँ पे हम वेरिएबल इनपुट कर रहे हैं क्या, हमें पूछ रहा है क्या वो, नहीं। क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि हमने यहाँ मैसेज नहीं दिया, हमने यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड कर ली, इसलिए इसका फिक्स्ड आंसर आ रहा है। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, ओके। सो नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, टर्बो सी कंपाइलर में जाना होगा। टर्बो सी हम यूज करते हैं, ओके। तो टर्बो सी में जाके ये दोनों प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मतलब रन करते, कंपाइल करते, ओके। अब यहाँ जाके हम इसको क्लोज ऑल करके स्क्रीन को क्लियर करेंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, और ओपन में जाने के बाद हम इंडक्टिव रजिस्टर का जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, इंडक्टिव, ओके। देखो इंडक्टिव रेजिस्टेंस सेम प्रोग्राम उस तरीके से हमने लिखा जो हमने एक्सप्लेन किया था, फिर कंपाइल किया उसको, कुछ भी एरर नहीं है, इसलिए रन किया। रन में जाने के बाद हमने उस एंटर द वैल्यू ऑफ f, तो f की वैल्यू हम देते हैं 2, फिर n की वैल्यू देते हैं 3, और हमारा आंसर आता है 37.68 जो हमने ऑलरेडी प्रोग्राम में लिखा। अब अगेन हम दूसरा प्रोग्राम ओपन करते हैं, हम इंडक्टिव की जगह हम यहाँ पे लेते हैं कैपेसिटिव, तो यहाँ हम कैपेसिटिव इस नाम से हमने प्रोग्राम सेव करके रखा है, तो कैपेसिटिव लेंगे और कैपेसिटिव को रन करते हैं। यहाँ देखिए हमने फिक्स्ड वैल्यू ली, इसलिए हमें इनपुट नहीं करना पड़ेगा, डिफरेंस देखिए, रन कर रहे हैं हम, कोई एरर नहीं आ रहा है। यहाँ रन करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आया है, ओके। सो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अभी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें क्विट अल्टर एक्स करना पड़ेगा, ओके। सो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम से यहाँ बाहर निकलते हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3, प्रैक्टिकल नंबर 4, इवैल्यूएट एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, हमें ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल हमने किस तरीके से डिफाइन किए। नाउ अभी हम आज के लिए यही रुकते हैं।